छोटा सा गांव था रामपुर। उसी गांव में दो पति पत्नी कविता और सूरज रहते थे। सूरज गांव में पकौड़े बेचता था। एक दिन जब सूरज आराम से बैठा हुआ होता है, तभी कविता सूरज के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे आप यहाँ बैठे हैं, आज पकौड़े बेचने नहीं जाएंगे क्या? अगर आप पकौड़े नहीं बेचेंगे तो कैसे काम चलेगा? घर का राशन भी तो लेना है और बच्चों की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। कविता, मैं जाता तो ही, पर मेरे ठेले से कोई पकौड़े नहीं खाता। सब बगल वाले संजय के ठेले से ही खाते हैं। अच्छा जी, आज से आप कुछ दिनों तक पास के गांव में जाकर पकौड़े बेचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वह लोग आपके पकौड़े को पसंद करें। कविता, अगर तुम कहती हो तो मैं आज से बगल वाले गांव में पकौड़े बेचूंगा। अच्छा कविता, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। और फिर सूरज अपने बगल वाले गांव में पकौड़े बेचने के लिए जाता है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। पकौड़े की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। लगता है पकौड़े भी अच्छे ही होंगे। अच्छा भैया, मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। अरे वह भैया, आपके पकौड़ों में तो एक अलग ही स्वाद है। सूरज के स्वादिष्ट पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। सूरज के पकौड़ों की खुशबू सूंघकर तो आदमी आपस में बात करते हैं। क्यों रे बिरजू, इस पकौड़े वाले के पकौड़ों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर यार क्या करे, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे संजू, तू चिंता क्यों करता है? अभी तेरा दोस्त है ना, मैं खिलाऊंगा तुझे पकौड़े। पर कैसे बिरजू? अरे संजू, बस तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। आज तो इस पकौड़े वाले के सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं, पर तू चिंता ना कर मेरे दोस्त, कल तुझे मैं पकौड़े जरूर खिलाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। कुछ ही देर में बिरजू के सारे पकौड़े खत्म हो जाते हैं और फिर वह खुशी मन से अपने घर लौट जाता है। कविता जैसे ही पकौड़ों की खाली टोकरी देखती है तो वह खुश हो जाती है। अजी, आज तो लगता है कि सारे पकौड़े बिक गए। हाँ मेरी प्यारी कविता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अच्छा कविता, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और फिर कविता सूरज को खाने के लिए कुछ बनाकर लाती और फिर वह दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते। अगले दिन फिर कविता स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है। अजी, मैंने पकौड़े बना दिए हैं, आप इन्हें टोकरी पर सजा कर ले जाइए। ठीक है कविता। और फिर सूरज पकौड़ों की टोकरी लेकर बाजार चला जाता है। सूरज को आते हुए संजू और बिरजू देख लेते हैं और आपस में बोलते हैं, बिरजू, वह देखो, वही पकौड़े वाला। तूने बोला था ना कि तू आज मुझे मुफ्त में पकौड़े खिलाएगा, तो फिर अब खिलाना। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है, मैं अभी खिलाता हूँ। और फिर बिरजू सूरज के टोकरी के पास जाता है और उससे कुछ पकौड़े निकाल लेता है और फिर चुपके से वहां से चला जाता है। सूरज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आओ आओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। तभी गांव के कुछ लोग सूरज के टोकरी के पास आते हैं। अरे ओ भैया, आपके पकोड़े का तो स्वाद ही कुछ अलग है भैया, मेरे लिए एक प्लेट पकोड़े लगा दो। बस अभी लगाता हूँ भैया। अच्छा भैया, आप रहते कहाँ हो और आपका नाम क्या है? भैया, मेरा नाम सूरज है और मैं यहीं बगल वाले गांव में ही रहता हूँ। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। भैया, आप रोज जरूर अपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े लेकर आना, मैं रोज आपके पकोड़े का इंतजार करूंगा। बिल्कुल भैया, जरूर लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ संजू और बिरजू बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में पकोड़े जो मिल गए थे। वाह रे बिरजू, तू तो कमाल का है यार। अरे मेरे भाई, अब तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा चल, अब हम दोनों आराम से बैठकर यह पकौड़े खाते हैं। हाँ भाई, मेरा तो वैसे भी बहुत मन है। गांव के लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे इस पकौड़े वाले की। चल हम दोनों भी स्वाद लेकर देखते हैं कि कैसे हैं इस आदमी के पकौड़े। और फिर वह दोनों स्वाद से वह पकोड़े खाते हैं। दूसरी तरफ सूरज के पकोड़े कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं तो वह अपने घर जाने लगता है। तभी वह अपने मन में सोचता है, कल भी तो मैं इसी टोकरी में पकोड़े लाया था और कल मुझे ज्यादा मुनाफा हुआ था, परंतु आज बहुत कम मुनाफा हुआ है। लगता है कविता ने आज कम पकोड़े बनाए थे, मैं जाकर पूछूंगा। और फिर सूरज आराम से अपने घर आ जाता है। कविता जैसे ही सूरज के खाली टोकरी देखती है तो खुश हो जाती है और बोलती है, जी, लगता है आज भी सारे पकौड़े बिक गए। हाँ कविता, पर कविता,
आज क्या तुमने कम पकोड़े बनाए थे? आज मुझे बहुत कम मुनाफा हुआ है। पकोड़े तो सारे बिक गए, परंतु आज बहुत कम पकोड़े लग रहे थे और मुनाफा भी बहुत कम हुआ है। नहीं जी, मैं जैसे रोज एक टोकरी पकौड़े बनाती हूँ, वैसे आज भी मैं उतने ही पकौड़े बनाए थे। पर पता नहीं आपको कैसे कम लग रहे थे और क्यों कम मुनाफा हुआ है। अच्छा चलो कविता, कोई बात नहीं, शायद मैंने लोगों को ज्यादा पकोड़े दे दिए होंगे। अच्छा चलो जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और फिर कल मुझे जल्दी टोकरी लेकर जाना है, क्योंकि गांव के कई लोगों ने मुझसे बोला है कि भैया कल से जल्दी आना। जी, कल मैं आपके लिए जल्दी उठकर बहुत सारे पकौड़े बना दूंगी, फिर आप उन्हें अपनी टोकरी पर सजाकर बाजार ले जाना। अच्छा जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आपको बहुत जोरों की भूख लगी है ना? और फिर कविता सूरज के लिए कुछ खाने को बनाकर लाती है और फिर वह दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कविता जैसे ही सोकर उठती है तो वह रसोई में जाकर आराम से बहुत सारे पकोड़े बना देती है और सूरज से बोलती है, जी मैंने पकोड़े बना दिए हैं, आप इन्हें टोकरी पर सजाकर गांव में बेचने के लिए जाइए। ठीक है कविता। और फिर सूरज सारे पकौड़ों को टोकरी पर सजाता है और गांव में ले जाता है। वह गांव जा ही रहा होता है। तभी रास्ते पर फिर से संजू और बिरजू दोनों ही जाकर पीछे से सूरज की टोकरी से कुछ पकौड़े निकाल लेते हैं। इसके बारे में सूरज को कुछ भी पता नहीं होता है और वह दोनों ऐसा रोज करते रहते हैं। रोज जैसे ही सूरज पकौड़े लेकर गांव में आता, वह दोनों चुपके से उसकी टोकरी से कुछ पकौड़े निकाल लेते थे। इसके बारे में सूरज को कुछ भी पता नहीं रहता था। कविता, क्या तुम कम पकोड़े बनाती हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कम पकोड़े लगते हैं और मुनाफा भी बहुत कम होता है। कविता, थोड़े ज्यादा पकोड़े बनाया करो, लोगों के लिए कम पड़ जाते हैं और फिर उन्हें भूखे ही लौटना पड़ता है। पर जी मैं तो जैसे हमेशा बनाती थी वैसे ही बनाती हूँ, पर पता नहीं आपको क्यों कम लगते हैं और क्यों कम मुनाफा होता है। अच्छा जी, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा। अरे नहीं कविता, मैं तुम्हें कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। मैं तो बस ये बोल रहा था कि अगर तुम ज्यादा पकोड़े बनाओगी तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। जी मैं आपकी बात समझती हूँ और मैं ज्यादा पकौड़े ही बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं जैसे हमेशा बनाती थी वैसे अभी भी बनाती हूँ, पर पता नहीं क्यों आपको कम लगते हैं। अच्छा जी, अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है और आप वापस आकर थक भी जाते हैं। हाँ कविता, साइकिल चलाते चलाते बहुत पैर दुखने लगते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों सो जाते हैं, कल सुबह मुझे गांव भी तो जाना है। और फिर अगले दिन जब वह दोनों सोकर उठते हैं तो कविता रसोई घर में जाकर टोकरी ले जाने लिए पकौड़े बनाती है। अजी मैंने पकोड़े बना दिए हैं, आप इन्हें टोकरी पर सजाकर बेचने के लिए ले जाइए। हाँ कविता, मैं क्या सोच रहा था कि आज मैं गिनकर पकौड़े रखूंगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे कम मुनाफा होता है, क्या दिक्कत है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टोकरी को कपड़े से बांध दूंगी ताकि कोई आपके पकौड़े को हाथ न लगा सके। आपको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कविता। और फिर कविता पकोड़ों की टोकरी को कपड़े से बांध देती है और फिर सूरज टोकरी लेकर चला जाता है। सूरज को आता हुआ देखकर संजू और बिरजू दोनों आपस में बोलते हैं, अरे संजू देख, तो वह पकौड़े वाला आ रहा है। हाँ बिरजू, पर पीछे तो देख, आज वह उसे टोकरी में कपड़ा बांधे है, हम चुराएंगे कैसे? देख संजू, मैं उस आदमी को अपनी बातों में उलझाता हूँ, तब तक तू कपड़ा हटाकर उसकी टोकरी से पकौड़े निकाल लेना। हाँ बिरजू, तेरा ही आइडिया तो मस्त है। और फिर वह दोनों ऐसा ही करते हैं। बिरजू सूरज को अपनी बातों में उलझाए रहता है। दूसरी तरफ संजू बिरजू की टोकरी से कुछ पकौड़े निकाल लेता है, जिसके बारे में सूरज को कुछ भी पता नहीं होता है। और फिर सूरज आराम से बेचने चला जाता है। और फिर जैसे ही उसके सारे पकौड़े खत्म हो जाते हैं, तभी वह अपने मन में सोचता है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, वरना कविता ने पकौड़े तो बहुत बनाए थे, फिर ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मेरे पकोड़े रास्ते में कोई चोरी कर लेता है, क्योंकि मैंने देखा है रोज रोज वही दोनों आदमी मेरी टोकरी के आसपास दिखाई देते हैं। और आज जब मैं अपनी टोकरी को कपड़े से बांध रखा था तो उन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझा कर पकौड़े निकाल लिए होंगे। मुझे ये बात कविता को बतानी ही पड़ेगी। और फिर सूरज अपने घर जाता है और ये बात अपनी पत्नी कविता को बताता है।
सूरज की बात सुनकर कविता बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं क्या बोल रही थी कि आज से आप ठेले पर पकौड़े लेकर जाना। तुम ठीक कह रही हो कविता। और फिर सूरज ऐसा ही करता है। वह अपने पकौड़े को ठेले पर सजाकर बाजार ले जाता है और उस दिन उसके पकौड़े संजू और बिरजू दोनों नहीं चुरा पाते हैं। और फिर धीरे धीरे सूरज के पकौड़े उस गांव के लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने लगते हैं और वह वहीं पर अपना एक ढाबा खोल लेता है और वह दोनों उसी गांव में आराम से रहने लगते हैं।